नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका CGPSC एवेन्यू यूट्यूब चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अभी जो 12 अक्टूबर 2025 को वार्ड बॉय का एग्ज़ाम हुआ था। तो इस एग्ज़ाम में गणित से संबंधित 20 सवाल पूछे गए थे। तो आज हम इन सभी 20 सवालों को ट्रिक्स के माध्यम से हल करना देखेंगे। यहाँ हम आपको वो अप्रोच बताएंगे जो आपको एग्ज़ाम सेंटर में फॉलो करने होते हैं, जिनसे क्वेश्चन आपसे जल्दी से जल्दी बन जाएंगे। तो हो सकता है कि इनमें से बहुत सारे ट्रिक्स आपको समझ ना आए, तो यहाँ हमारा उद्देश्य है क्वेश्चन को कैसे जल्दी से जल्दी सॉल्व करना है। अगर आप इन ट्रिक्स से संबंधित डिटेल वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, हम एप्टीट्यूड से संबंधित डिटेल्ड वीडियो भी अपलोड कर देंगे। तो देखते हैं, इसमें 81 नंबर में गणित का पहला सवाल पूछा गया था और ये सवाल है, यदि कोई राशि निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों के बाद 5,000 रुपये हो जाती है और उसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष बाद 8,000 रुपये हो जाती है, तो हमें वह राशि निकालना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं, क्वेश्चन में मूलधन नहीं दिया हुआ है, लेकिन एक बात दिया हुआ है कि यह मूलधन 2 साल बाद 5,000 रुपये हो जाती है। और इसके बाद क्वेश्चन में आगे दिया हुआ है कि यही जो 5,000 की राशि है ये अगले 2 साल बाद, शुरू से 4 वर्ष बाद दिया है, मतलब 2 साल के बाद अगले 2 साल के बाद 8,000 रुपये हो जाती है। तो हमें ये स्टार्टिंग वाला मूलधन निकालना है यहाँ। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक शॉर्ट ट्रिक है, हम सिंपली इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करने से x का गुणा हो जाएगा 8,000 के साथ और ये दो 5,000 का आपस में गुणा हो जाएगा। तो हम आसानी से यहाँ से x निकाल सकते हैं। सबसे पहले तो 3 जीरो इधर से और 3 जीरो इधर से कट गए। इसके बाद 8 से ये एक बार कटेगा और 8 से ये कटेगा 6 बार, उसके बाद 2 बार और उसके बाद 5 बार। तो यहाँ x हो जाएगा 5 × 625। तो जब हम 5 और 625 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आता है 3125। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 3,125 रुपये। लेकिन आपको यहाँ ये 5 और 625 को पूरा मल्टीप्लाई करने की भी ज़रूरत नहीं है, आप इन दोनों के इकाई का अंक ही देख सकते हैं। यहाँ इकाई का अंक है 5 और यहाँ भी इकाई का अंक है 5। तो जब इन दोनों को गुणा करेंगे तो जो आंसर आएगा उसका भी इकाई का अंक 5 ही होगा। तो इकाई का अंक 5 में सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में। तो आप यहाँ से भी डायरेक्ट ऑप्शन डी टिक कर सकते हैं, जिससे आपके 15 से 20 सेकंड जो इसको गुणा करने में लगने वाले हैं वो समय आप एग्ज़ाम में बचा सकते हैं। इसके बाद अगले सवाल में एक परिगत वृत्त की रचना करने के लिए दिया हुआ है। तो इस परिगत वृत्त को रचना करने के लिए यहाँ कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं। तो इन सारे स्टेप्स को एक क्रम में जमाना है। तो यहाँ हम सबसे पहले देख लेते हैं कि परिगत वृत्त क्या होता है। तो मान लीजिए कि आपके पास कोई एक त्रिभुज है। अगर आप इस त्रिभुज के तीनों भुजाओं को छूते हुए इस त्रिभुज के अंदर कोई वृत्त बनाएंगे तो यह होता है अंतःवृत्त। और अगर आप इस त्रिभुज के तीनों शीर्षों को छूते हुए त्रिभुज के बाहर कोई वृत्त बनाएंगे तो इसे परिवृत्त या परिगत वृत्त कहा जाता है। तो इस सवाल में हमें परिगत वृत्त बनाना है। तो इसके लिए क्या क्या स्टेप्स फॉलो होंगे ये हमें क्रम से जमाना है। तो यहाँ सारे स्टेप्स दिए हुए हैं, तो हम डायरेक्ट आपको इसका आंसर बताते हैं कि आप इसमें कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले इसमें आपको एक रेखाखंड खींचना होगा। तो यहाँ हमने एक रेखाखंड खींच लिया। इसके बाद अगला स्टेप होगा इस रेखाखंड पर एक त्रिभुज बनाना। तो इस रेखाखंड पर हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। तो हम इस त्रिभुज का नामकरण कर लेते हैं त्रिभुज ABC। इसके बाद अगला स्टेप होगा त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं का लंब समद्विभाजक खींचना। तो यहाँ हम पहले ले लेते हैं भुजा BC और इस भुजा BC का एक लंब समद्विभाजक खींच देते हैं। लंब समद्विभाजक मतलब एक ऐसी लाइन खींचनी है जो भुजा BC के साथ 90 अंश का कोण बनाता हो, साथ ही इसको 2 बराबर भागों में बांटता हो। तो इस प्रकार हमने एक रेखा खींच लिया जो भुजा BC का लंब समद्विभाजक है। इसके बाद हमें 2 भुजाओं का लंब समद्विभाजक खींचने बोला है, तो हम दूसरी भुजा ले लेते हैं भुजा AB और भुजा AB का भी एक लंब समद्विभाजक खींच लेते हैं। और ये लंब समद्विभाजक भुजा AB पर लंब होगी और भुजा AB को 2 बराबर भागों में बांटेगी। इसके बाद अगला स्टेप होगा इन दोनों लंब समद्विभाजक के कटान बिंदु को केंद्र मानना। तो हम इन दोनों लंब समद्विभाजक के कटान बिंदु को मान लेते हैं केंद्र O और O को केंद्र मानते हुए एक वृत्त की रचना करते हैं जो त्रिभुज के तीनों शीर्षों से होकर गुजरती है। तो इस प्रकार इस त्रिभुज का एक परिगत वृत्त की रचना हो जाएगी। तो आखिरी स्टेप 5वां ये हो जाएगा। तो इस प्रकार हम देख लेते हैं कि हमारा सही आंसर कौन सा हो रहा है। सबसे पहले लेना है हमें K, तो ये ऑप्शन कट गया। K के बाद दूसरा ऑप्शन लेना है M, तो सभी में M है। इसके बाद अगला देख लेते हैं M के बाद लेना है तीसरे नंबर पर L, तो इसमें M के बाद O है, तो ये ऑप्शन भी कट गया।
इन दोनों ऑप्शन में एम के बाद एल है। इसके बाद अगले नंबर पर लेना है ओ, तो एल के बाद ओ ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगले सवाल में हमें ये व्यंजक हल करना है। तो इस प्रकार के व्यंजकों को हल करने के लिए हमें बॉड मास रूल यूज़ करना होता है। इसका मतलब होता है बी मतलब ब्रैकेट, ओ को मतलब ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्सट्रैक्शन। तो सबसे पहले हम इसको अंदर से हल करना चालू करते हैं। तो सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो इसमें दिया हुआ है 7 स्क्वायर माइनस 24। तो 7 का स्क्वायर होता है 49 और 49 में जब 24 माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 25। तो इसके बाद हमारा इक्वेशन हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 25 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 3 इंटू 2 प्लस 7। इसके बाद हम इसमें ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले आता है हमारा डिवाइड। तो डिवाइड में 100 डिवाइडेड बाई 25, तो ये हो जाएगा 4। उसके बाद बच जाएगा डिवाइडेड बाई 4 माइनस 3 इंटू 2 प्लस 7। इसके बाद हम फिर से ये डिवाइड वाला पार्ट सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से मिल जाएगा 1 माइनस 3 इंटू 2 प्लस 7। 1 माइनस 3 यहाँ से हो जाएगा -2, और -2 में अगर 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -4, और -4 प्लस 7 यहाँ से आ जाएगा 3। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 3। इसके बाद जो अगला सवाल है उसमें दिया हुआ है एक वृत्त का क्षेत्रफल 3.14 वर्ग सेंटीमीटर है, तब इसकी त्रिज्या क्या होगी। तो वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला आपको पता होगा। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ सवाल में क्षेत्रफल दे दिया है 3.14 और पाई का भी वैल्यू होता है 3.14। इसके बाद आर स्क्वायर यहाँ बच जाएगा। तो 3.14 से 3.14 कट गया, तो इधर बचेगा 1 और इधर बचेगा आर स्क्वायर। तो यहाँ से आर निकालना है तो √1 हो जाएगा, और √1 को सॉल्व करेंगे तो आएगा +-1। तो इसके दो आंसर होंगे +1 और -1, लेकिन त्रिज्या नेगेटिव नहीं हो सकती, तो ये आंसर नहीं होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी। इसके बाद जो अगला सवाल है इसमें एक स्टेटमेंट दिया होता है, और जो स्टेटमेंट है इसका मतलब ये है कि स्टेटमेंट को हमेशा सही मानना है। इसमें कोई सवाल जवाब नहीं कर सकते। हमें जो भी सोचना होता है वो इस अभिकथन और कारण में ही सोचना होता है। हमें ये बताना है कि अभिकथन और कारण में से कौन सा सही है, क्या दोनों सही है या दोनों गलत है। तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। बहुपद एक विशेष प्रकार का बीजीय व्यंजक होता है जिसमें चर की घात पूर्ण संख्या होती है। चर मतलब x, y, z इस प्रकार से डिनोट करते हैं, जिसका मान हर समीकरण में बदलता रहता है। इसके बाद हम पढ़ लेते हैं अभिकथन। तो अभिकथन में लिखा है -7 एक अचर बहुपद है। अचर बहुपद मतलब -7 के साथ कोई भी x, y, z, ABC का टर्म नहीं है। इसका मतलब यह एक अचर बहुपद है। तो अभिकथन इसमें बिल्कुल सही है। इसके बाद देखते हैं क्या कारण सही है। तो कारण में लिखा हुआ है अचर बहुपद की घात 0 होती है। तो किसी भी बहुपद की घात वह संख्या होती है जो उसके चर पदों के साथ लगी होती है। जैसे x की घात 1 हो गई, x की घात 2 हो गई, x की घात 3 हो गई। तो किसी भी बहुपद में चर पदों की अधिकतम घात को ही उस बहुपद का घात कहा जाता है। तो इस -7 को हम -7 इंटू x⁻0 भी लिख सकते हैं, क्योंकि x⁻0 का मान होता है 1। तो -7 को हम -7 इंटू x⁻0 लिख सकते हैं। तो इस प्रकार हम यहाँ देख सकते हैं कि इसमें चर की घात 0 है। तो अचर बहुपद का घात 0 होता है, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अभिकथन और कारण दोनों सही हैं, और कारण अभिकथन की सही व्याख्या करता है। इसके बाद अगला सवाल है 27 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो लाभ या हानि प्रतिशत यहाँ बताना है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं सवाल में क्या दिया हुआ है। 27 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस 25 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो अगर हम सेलिंग प्राइस को लेफ्ट हैंड साइड में ले आएँ तो इधर बचता है 25/27। ये इसका कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो आ गया। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि क्रय मूल्य 25 रुपये है और विक्रय मूल्य 27 रुपये है। इसका मतलब कोई सामान जो हमने 25 रुपये में ख़रीदा था उसको 27 रुपये में बेचा है। तो यहाँ फ़ायदा कितना हो गया? यहाँ हमको 2 रुपये का लाभ हो गया। तो लाभ परसेंट निकालने के लिए लाभ बटे में क्रय मूल्य लिखा जाता है। लाभ यहाँ 2 रुपये हो गया और क्रय मूल्य 25 रुपये था। तो यहाँ हमारा लाभ प्रतिशत आ गया 2/25। लेकिन ये
अनुपात के टर्म्स में है, इसको हमें परसेंट के टर्म में बताना है। तो 2/25 का मतलब होता है 8%। अब हम देख लेते हैं कि 2/25 का मतलब 8% क्यों आया, क्योंकि हमें 1/25 का मान पता होता है। 1/25 बराबर होता है 4%, तो 2/25 बराबर हो जाएगा 8%। इसको आप दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। हमें 25 रुपये में 2 रुपये का लाभ हुआ है, तो 50 रुपये में कितना हो जाएगा, 4 रुपये का लाभ, और 100 रुपये में कितना हो जाएगा, 8 रुपये का लाभ। और 100 रुपये के क्रय मूल्य में हुए लाभ को ही लाभ प्रतिशत कहा जाता है। तो यहाँ से भी आप 8% निकाल सकते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 8% लाभ। इसके बाद जो अगला सवाल है ये समचतुर्भुज से संबंधित है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि समचतुर्भुज क्या होता है। तो समचतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, लेकिन इसका कोई भी कोण 90 अंश का नहीं होता। तो यहाँ हमने एक समचतुर्भुज बना लिया है, समचतुर्भुज ABCD। अब हम इस समचतुर्भुज के 2 विकर्ण खींच लेते हैं। तो यहाँ हमने पहला विकर्ण बना लिया, विकर्ण AC। इसके बाद इसका दूसरा विकर्ण बना लिया, विकर्ण BD। और सवाल में दिया हुआ है कि कोण ACB का मान 40 डिग्री है। तो कोण ACB ये हो गया 40 डिग्री, और अगर ये 40 डिग्री है तो ये भी हो जाएगा 40 डिग्री। तो इन दोनों का योग हो गया 80 डिग्री। अगर ये 80 डिग्री है तो इधर भी हो जाएगा टोटल 80 डिग्री। तो इन दोनों को मिलाकर हो गया 160 डिग्री। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 360 डिग्री। तो 360 में अगर इस 160 को माइनस कर देंगे तो बच जाएगा 200 डिग्री। मतलब इन दोनों कोणों का योग हो जाएगा 200 डिग्री। तो ये कोण हो जाएगा 100 डिग्री और इधर भी हो जाएगा 100 डिग्री। और हमें सवाल में निकालना है कोण ADB। तो ये हो जाएगा कोण ADB, हमें इसका वैल्यू निकालना है। और टोटल का वैल्यू पता है 100 डिग्री, तो इसका हो जाएगा 50 डिग्री। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन C, 50 डिग्री। इसके बाद जो अगला सवाल है ये साधारण ब्याज से संबंधित है। तो सवाल देख लेते हैं। 2 अलग अलग बैंकों से 2000 रुपये पर 2 वर्षों के लिए प्राप्त साधारण ब्याज का अंतर 8.5 रुपीज़ है। तो उनकी ब्याज दरों में अंतर निकालना है। तो यहाँ हम 2 बैंक ले लेते हैं, बैंक A और बैंक B। बैंक A में भी 2000 रुपये जमा किया गया है, बैंक B में भी 2000 रुपये जमा किया गया है, और यहाँ भी 2 साल के लिए है, यहाँ भी 2 साल के लिए है। तो ये साधारण ब्याज का सवाल है। तो 2000 रुपये को 2 साल के लिए निवेश करने के बजाय हम 4000 रुपये को 1 साल के लिए भी निवेश कर सकते हैं, इसमें कोई अंतर नहीं आएगा। और यहाँ भी 2000 रुपये को 2 साल के लिए निवेश करने के बजाय 4000 रुपये को 1 साल के लिए निवेश कर सकते हैं। तो 4000 रुपये में 1 साल के लिए ब्याज दर में अंतर आ रहा है 8.5 रुपीज़, जो सवाल में दिया है। और दर कैसे निकालते हैं, 100 रुपये पे। तो यहाँ 4000 रुपये में 8.5 रुपये का अंतर आ रहा है। तो 100 रुपये में कितने का आ जाएगा, 8.5 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 4000। तो यहाँ से आ जाएगा 0.21%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 0.21%। तो ये सवाल बहुत ही शॉर्टकट में सॉल्व किया गया है। इस तरह के अप्रोच आप एग्ज़ाम में भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद अगले सवाल में हमें ये चेक करना है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं 132 से विभाज्य हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें इस 132 का अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। तो 132 को हम लिख सकते हैं 11 गुणा 12। फिर इसको हम आगे लिख सकते हैं 11 गुणा 4 गुणा 3। तो यह इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया। तो यदि हमें चेक करना है कि इनमें से कौन कौन सी संख्याएं 132 से विभाज्य हैं, तो हमें चेक करना पड़ेगा कि इनमें से कौन कौन सी संख्याएं 11, 4 और 3 से विभाज्य हैं। तो सबसे पहले हम 3 से विभाज्यता चेक करते हैं। तो 3 से विभाज्यता का नियम है कि संख्याओं के अंकों का योग यदि 3 से विभाज्य है तो वो संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। लेकिन यदि हम ऑप्शन देखते हैं तो सारे ऑप्शंस में जे दिया हुआ है, मतलब जे 132 से विभाज्य है। तो हम जे ऑप्शन चेक ही नहीं करेंगे, हम बाकी तीनों ऑप्शनों को चेक करते हैं। अगर हम ऑप्शन के में अंकों का योग देखें तो ये अंकों का योग हो जाता है 9 और 1 10, 10 और 8 18। 18 3 से विभाज्य है, मतलब ये संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। इसके बाद ऑप्शन एल में अंकों का योग हो जाता है 4 और 6 10, 10 और 2 12। 12 3 से विभाज्य है, तो ये संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। इसके बाद एम में चेक करते हैं। तो एम में अंकों का योग हो जाता है 9 और 6 15, 15 और 8 23। 23 3 से भाग नहीं जाती है, तो ये संख्या भी 3 से भाग नहीं जाएगी। तो यहाँ हमारा ऑप्शन एम कट गया। तो हम देख लेते हैं कि कौन कौन से ऑप्शन में एम है। तो ऑप्शन डी में एम लिखा हुआ है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता।
हमारे आंसर यहाँ से केवल 3 ही पॉसिबिलिटी है, ए, बी या सी। इसके बाद हम 4 से विभाज्यता चेक करते हैं। तो 4 से विभाज्यता का नियम है कि संख्याओं का आखिरी 2 अंक 4 से भाग जाना चाहिए। तो यहाँ के में आखिरी 2 अंक हैं 80, 80 4 से भाग जाती है, मतलब ये संख्या भी 4 से भाग जाएगी। यहाँ आखिरी के 2 अंक हैं 20, 20 4 से भाग जाती है, मतलब ये संख्या भी 4 से भाग जाएगी। इसके बाद हमारा अगला स्टेप होगा 11 से विभाज्यता चेक करना। तो 11 से विभाज्यता चेक करने के लिए हमारे पास अब 2 ऑप्शन बचे हैं, 1980 और 4620। तो 11 से विभाज्यता चेक करने के लिए अल्टरनेट अंकों को जोड़ते हैं। जैसे 0 के साथ 9 जोड़ लिए, 8 के साथ 1 जोड़ लिए, तो यहाँ से मिल गया 9, यहाँ से मिल गया 9। अब इन दोनों को आपस में घटाएंगे तो यहाँ से मिल जाएगा 0। तो अगर यहाँ 0 या 11 का कोई मल्टीपल आता है तो यह संख्या 11 से भाग जाती है। तो यहाँ 0 आ रहा है, मतलब यह संख्या 11 से भाग जाएगी। इसके बाद इसमें चेक करते हैं, इसमें अगर अल्टरनेट अंकों को जोड़ते हैं तो 0 के साथ 6 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 6, और 2 के साथ 4 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 6। अगर इन दोनों 6 को माइनस करें तो यहाँ भी 0 मिलती है। 0 मिलने का मतलब है ये संख्या भी 11 से भाग जाएगी। इसका मतलब ये है कि के और एल दोनों 132 से पूरी तरह विभाज्य होंगे, और जे वैसे भी सभी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जे, के और एल तीनों। इसके बाद अगले सवाल में हमें 2 कॉलम दिए हुए हैं, कॉलम 1 और कॉलम 2। कॉलम 1 में कुछ आकृतियाँ दी हुई हैं और कॉलम 2 में इन आकृतियों से संबंधित कुछ प्रॉपर्टीज़ दिए हुए हैं। तो हमें इन आकृतियों के साथ उनके प्रॉपर्टीज़ को मैच करना है। तो यहाँ क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम सबसे पहले ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन में आप देखेंगे कि यहाँ डी के साथ 2 दिया हुआ है, लेकिन बाकी सभी में डी के साथ 3 दिया हुआ है। इसका मतलब डी के साथ 3 होने का सबसे अधिक चांस है। तो हम यहाँ ऑप्शन ए को चेक ही नहीं करेंगे, हम ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी को ही चेक करेंगे। इसके बाद हमारा अगला स्टेप होगा ये सी को देखना। तो यहाँ सी के साथ 4 दिया हुआ है, यहाँ सी के साथ 2 दिया हुआ है, यहाँ सी के साथ 1 दिया हुआ है। इसका मतलब यदि हम सी को चेक करके ये कंफर्म कर लें कि सी के साथ क्या 4 होगा या 2 होगा या 1 होगा, तो हम एक ही स्टेप में अपने आंसर तक पहुँच सकते हैं। तो सबसे पहले हम कॉलम 1 में दिए गए सभी आकृतियों को यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ दिया हुआ है घन, यहाँ बेलन, यहाँ घनाभ और यहाँ शंकु। तो सबसे पहले हम इन चारों आकृतियों को यहाँ बना लेते हैं। तो यहाँ हमने इन चारों आकृतियों को बना लिया है। ये है घन, ये है बेलन, घनाभ और शंकु। तो हमें चेक करना है सी पॉइंट। तो सी में दिया हुआ है घनाभ के कोरों की संख्या। तो ये वाला है घनाभ, तो यहाँ हम घनाभ के कोरों की संख्या गिन लेते हैं। तो सबसे पहले ये वाला हो जाएगा पहला कोर, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, ये 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9, 10, 11, 12। इसका मतलब है कि घनाभ में 12 कोर होते हैं। तो सी के साथ आएगा 1। तो सी के साथ 1 एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार हम ये सवाल एक ही ऑप्शन चेक करके जल्दी से जल्दी अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो इसी तरह के अप्रोच आपको एग्ज़ाम में यूज़ करने होते हैं, जिससे आप सवाल को बहुत जल्दी बना सकते हैं। इसके बाद अगले सवाल में हमें यहाँ कुछ भिन्न दिए हुए हैं और इन सभी भिन्नों को आरोही क्रम या बढ़ते क्रम में जमाना है। तो भिन्नों को आरोही क्रम या अवरोही क्रम में जमाने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि क्या सभी भिन्नों के हर आपस में बराबर हैं। अगर बराबर हैं तो हम आगे बढ़ सकते हैं, अगर बराबर नहीं हैं तो हमें सबसे पहले सभी भिन्नों के हरों को बराबर करना होता है। तो हम यहाँ इन तीनों के हरों को आपस में आसानी से बराबर कर सकते हैं। यहाँ दिया हुआ है 24, यहाँ 9 और यहाँ 18। तो इन सभी को हम आसानी से 72 बना सकते हैं। तो पहले ऑप्शन में 24 को 72 बनाने के लिए 3 से गुणा करना है। तो हम यहाँ ऊपर नीचे 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 17 तिया 51 और 24 तिया 72। इसके बाद 9 को 72 बनाने के लिए ऊपर नीचे 8 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 56/72। और इस 18 को 72 बनाने के लिए यहाँ 4 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 52/72। तो यहाँ हर आपस में सभी बराबर हो गए हैं। अब सिर्फ हमें अंश को देखना है। तो बढ़ते क्रम में जमाने के लिए पहले आएगा 51, उसके बाद आएगा 52 और उसके बाद आएगा 56। तो 51 है ऑप्शन के में, 52 है एम में और उसके बाद एल। तो सबसे पहले आ जाएगा के और के के बाद आएगा एम और एम के बाद एल। तो के के बाद एम कौन कौन से ऑप्शन में है देख लेते हैं। के के बाद एम यहाँ भी है, यहाँ भी है, लेकिन इन दोनों ऑप्शन में के के बाद एम नहीं है, तो ये हमारे आंसर नहीं होंगे। तो पहले स्टेप में ही हमने 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर लिए हैं। इसके बाद अब बचे हैं ऑप्शन बी और ऑप्शन सी। इन्हीं दोनों में से कोई एक अपना आंसर होने वाला है। तो यहाँ देखना है हमें
ओ के बाद एन और यहाँ है एन के बाद ओ। तो हमें अब ओ और एन को चेक करना है और ये पता लगाना है कि इन दोनों में से कौन पहले और कौन बाद में आएगा। तो एन में दिया हुआ है 11/15 और ओ में दिया हुआ है 19/26। तो इसके हरों को आपस में बराबर करने के लिए हम यहाँ ऊपर नीचे 26 का गुणा कर लेंगे और यहाँ ऊपर नीचे 15 का गुणा कर लेंगे। तो इनके हर आपस में बराबर हो गए। अब हमें सिर्फ इनके अंश को चेक करना है। तो 26 में 11 का गुणा करना है, तो 11 से गुणा करने का ट्रिक होता है इस 26 में सबसे पहले इकाई के अंक को लिखना, फिर इकाई और दहाई के अंक को आपस में जोड़ देते हैं और उसके बाद दहाई का अंक लिखते हैं। तो यहाँ आ गया 286। अब हमें करना है 19 में 15 का गुणा। तो 19 में 15 के गुणा जल्दी से करने के लिए हम 20 में 15 का गुणा कर लेते हैं। तो 20 में 15 का गुणा करने से आता है 300। इसके बाद इसमें 15 माइनस कर देंगे, तब आ जाता है 19 × 15 जो हो जाएगा 285। इसका मतलब ये 19/26 पहले आएगा और 11 × 26 बाद में आएगा। तो 19/26 है ऑप्शन ओ में, तो ऑप्शन ओ पहले आएगा और ओ के बाद ही एन आएगा। तो ओ के बाद एन है ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगले सवाल में हमें ए और बी के डिफरेंट वैल्यूज़ दिए गए हैं और हमें ये चेक करना है कि इनमें से कहाँ कहाँ पर ए का क्यूब और बी का स्क्वायर आपस में बराबर होंगे। तो ऑप्शन जे तो हम आसानी से चेक कर सकते हैं। 4 का क्यूब हो जाता है 64 और 8 का स्क्वायर भी हो जाता है 64। तो जे जहाँ जहाँ भी है वो हमारा आंसर होगा। तो जे सभी जगह में है, मतलब हमारा आंसर कुछ भी हो सकता है। इसके बाद अगला स्टेप होगा के को चेक करना। तो 8 का क्यूब भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। 8 का स्क्वायर होता है 64 और 8 का क्यूब हो जाता है 512 और 16 का स्क्वायर हो जाता है 256। तो 512 और 256 आपस में बराबर नहीं आ रहे हैं, तो के हमारा गलत हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ भी के है वो ऑप्शन हम एलिमिनेट कर देंगे। तो यहाँ के लिखा है ये हमारा आंसर नहीं होगा, यहाँ के लिखा है ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। हमारा आंसर अब हो सकता है बी या डी, और बी और डी दोनों जगह एम लिखे हुए हैं, तो हम एम को चेक ही नहीं करेंगे, हमें सिर्फ चेक करना है एल को। तो एल को चेक करने के लिए आपको यहाँ निकालना पड़ेगा 27 का क्यूब और 81 का स्क्वायर। तो ये आपके लिए थोड़ी परेशानी हो सकती है 27 का क्यूब निकालना। तो 27 का क्यूब हम पूरी तरह नहीं निकालेंगे, हम इसका सिर्फ यूनिट डिजिट लेंगे और उसका क्यूब निकालेंगे। तो 7 का क्यूब आपको पता होगा, 7 का स्क्वायर होता है 49 और 7 का क्यूब होता है 343। तो इसका यूनिट डिजिट आ जाएगा 3 और यहाँ यूनिट डिजिट दिया हुआ है 1। तो 1 का स्क्वायर लेना है, तो 1 का स्क्वायर आ जाता है 1। तो जब इसमें यूनिट डिजिट ही आपस में बराबर नहीं आ रहे हैं, तो 27 का क्यूब और 81 का स्क्वायर आपस में बराबर नहीं होंगे। तो ऑप्शन एल भी हमारा गलत हो जाएगा। तो जहाँ भी ऑप्शन एल दिया हुआ है वो हमारा आंसर नहीं होगा, तो ये ऑप्शन भी कट गया। तो अब हमारा आंसर बच जाता है ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी ही इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगले सवाल में हमें वर्ग का गुणधर्म चेक करना है। तो यहाँ हमने वर्ग और आयत बना लिए हैं। अब हम पढ़ लेते हैं पहला स्टेटमेंट। तो पहले स्टेटमेंट में लिखा हुआ है वर्ग एक आयत है। तो आयत की परिभाषा होती है कि इसके आमने सामने की भुजा आपस में समांतर और बराबर होती हैं और इसका प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। तो वर्ग में भी आमने सामने की भुजा आपस में बराबर और समांतर हैं और साथ ही इसके सभी कोण 90 अंश हैं। तो वर्ग एक आयत होता है, ये स्टेटमेंट सही है। इसके बाद देखते हैं दूसरा स्टेटमेंट। तो दूसरा स्टेटमेंट में लिखा हुआ है आयत एक वर्ग है। तो आयत एक वर्ग नहीं होता है, क्योंकि वर्ग में सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, लेकिन आयत में सभी भुजा आपस में बराबर हो ये ज़रूरी नहीं है। तो आयत एक वर्ग होता है, ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। इसके बाद तीसरा स्टेटमेंट दिया हुआ है वर्ग एक समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज की परिभाषा होती है कि इसकी आमने सामने की भुजा आपस में बराबर और समांतर हो। तो ये वर्ग में ये कंडीशन फिट बैठती है, तो ये ऑप्शन भी हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद अगले स्टेटमेंट में दिया हुआ है वर्ग का प्रत्येक कोण एक समकोण होता है। तो यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा वर्ग का प्रत्येक कोण यहाँ 90 अंश का है। तो वर्ग का प्रत्येक कोण समकोण होता है, ये स्टेटमेंट भी सही है। तो जे, एल और एम जिस भी ऑप्शन में दिए हों वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगले सवाल में हमें चेक करना है कि जे, के, एल और एम में से कौन कौन सी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। तो अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो अब हम स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। पहला स्टेटमेंट है अशांत और अनावर्ती दशमलव वाली संख्याएं। अशांत मतलब जो कभी टर्मिनेट नहीं होती है और अनावर्ती मतलब
इसके दशमलव के बाद वाले अंक आपस में रिपीट भी नहीं होते हैं। तो इस प्रकार की संख्याएं अपरिमेय संख्या होती है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट है पाई एक अपरिमेय संख्या है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। पाई को p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, लेकिन कभी कभी आपने देखा होगा पाई को 22/7 लिखा जाता है, लेकिन ये इसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होता है। पाई को एग्जैक्ट 22/7 नहीं लिख सकते। तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। ये स्टेटमेंट भी सही होगी। इसके बाद अगला स्टेटमेंट है 1.535353। तो यहाँ 53 बार बार रिपीट हो रहा है, इसका मतलब इसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये एक अपरिमेय संख्या नहीं होगी। और 2.75 को भी p/q के फॉर्म में इस प्रकार लिख सकते हैं। तो ये भी एक अपरिमेय संख्या नहीं होगी। तो अपरिमेय संख्या सिर्फ ऑप्शन जे और के है। तो जे और के है ऑप्शन सी में। तो यहाँ हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगले सवाल में बीजीय व्यंजक बनाने के लिए कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं। तो इन सभी स्टेप्स को हमें क्रम से जमाना है। तो कोई भी बीजीय व्यंजक बनाने के लिए सबसे पहले हमें ज़रूरत होती है चरों की। तो यहाँ हम 3 चर ले लेते हैं x, y, z। तो हमारा ये वाला पहला स्टेप हो जाएगा। पहले नंबर पर आ जाएगा n। इन चरों को लेने के बाद इनके साथ आपस में कुछ स्थिरांक या गुणांक लगाते हैं। जैसे यहाँ 2x लिख लिए, यहाँ 3y लिख लिए, यहाँ 7z लिख लिए। तो हमारा अगला स्टेप हो जाता है इन चरों के साथ गुणांक लिखना। तो n के बाद आ जाएगा o। इसके बाद हमारा अगला स्टेप होता है इन चरों के साथ कुछ घात लगाना। जैसे यहाँ x का स्क्वायर कर दिए, y का क्यूब कर दिए, z का पावर 5 कर दिए। तो ये घात लगाना हमारा तीसरा स्टेप हो जाता है। तो o के बाद आ जाएगा m। इसके बाद हमारा अगला स्टेप होता है इनके बीच में गणितीय संक्रियाएं लगाना। तो जैसे यहाँ प्लस लगा दिए, यहाँ माइनस लगा दिए। तो ये हमारा चौथा स्टेप हो जाता है गणितीय संक्रियाएं लगाना। तो यहाँ आ जाएगा m के बाद k। और इन सभी को करने के बाद अंत में हमारा बीजीय व्यंजक बनकर तैयार हो जाता है। तो ये हमारा 5वां स्टेप होगा। और लास्ट में आ जाएगा l। तो NOMKL जिस भी ऑप्शन में है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ आ रहा है ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद जो अगला सवाल है ये सीटिंग अरेंजमेंट से संबंधित है, जिसमें 5 मित्रों के नाम दिए गए हैं। राम, श्याम, अर्जुन, अजय और अरुण। ये सभी पूर्व की ओर मुख करके बैठे हैं। तो सबसे पहले हम डायरेक्शन बना लेते हैं। हम मान लेते हैं कि इधर है पूर्व, तो यहाँ हो जाएगा पश्चिम। इसके बाद इधर हो जाएगा उत्तर और इधर हो जाएगा दक्षिण। इसके बाद सवाल में आगे दिया हुआ है कि ये जो राम है अजय और अर्जुन के बीच में बैठा हुआ है। तो हम पहले बना लेते हैं अजय और अर्जुन, और अजय और अर्जुन के बीच में बैठाना है राम को। लेकिन ये एक और कॉम्बिनेशन हो सकता है, अर्जुन इधर आ सकता है, अजय इधर आ सकता है और इनके बीच में राम को बैठा सकते हैं। तो यहाँ हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज़ बनते हैं। इसके बाद हम सवाल को आगे पढ़ते हैं। तो सवाल में दिया हुआ है कि श्याम अर्जुन के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। तो ये हो गया अर्जुन, और अर्जुन का बायां साइड हो गया ये। तो अर्जुन के बाएं से दूसरे स्थान पर अजय पहले से बैठा हुआ है। तो हम यहाँ श्याम को नहीं बैठा सकते। तो हमारा ये कॉम्बिनेशन यहाँ से गलत हो जाता है। लेकिन यहाँ हम अर्जुन के बाएं से दूसरे स्थान पर श्याम को बैठा सकते हैं। तो जब यहाँ श्याम बैठ गया तो अब अरुण के लिए एक ही जगह बच गया ये वाला। तो हम यहाँ अरुण को बैठा देंगे। तो सवाल में श्याम को डिनोट किया है ओ से, अरुण को डिनोट किया है के से, अर्जुन को डिनोट किया है एम से, राम को एन से और अजय को डिनोट किया है एल से। तो ये हमारा सही कॉम्बिनेशन हो गया OKMNL, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया। तो ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगले सवाल में दिया हुआ है कि कोई धन 8 वर्षों में साधारण ब्याज की किस दर से दोगुना हो जाएगा। तो यहाँ हम मूलधन मान लेते हैं 100 रुपया, और ये 100 रुपये 8 सालों बाद बढ़कर दोगुना होकर बन जाते हैं 200 रुपये। मतलब इन 8 सालों में इसमें 100 रुपये का ब्याज जुड़ गया है। तो 100 रुपये का ब्याज जुड़ने में इसमें लगा है 8 साल। तो 1 साल में कितने रुपए का ब्याज जुड़ा होगा? 100/8। तो 100/8 करते हैं तो आ जाता है 12.5 रुपये, और 1 साल में जुड़ने वाले ब्याज को ही इसका दर कहा जाता है। तो यहाँ दर आ जाएगा 12.5%। इसके बाद अगले सवाल में 2 कॉलम दिए हुए हैं, कॉलम 1 और कॉलम 2, जिनको आपस में मैच करना है। तो इस सवाल को देखते ही आपकी नज़र सबसे पहले इस 360 डिग्री पर जाना चाहिए। बाकी किसी भी जगह डिग्री का यूज़ नहीं हुआ है, सिर्फ इस 360 में ही डिग्री का यूज़ हुआ है, और डिग्री मात्रक होता है कोण का। तो कॉलम 1 में कोई एक ऐसा टर्म होगा जिसमें कोणों के बारे में बताया गया हो।
तो जब हम कॉलम 1 को देखते हैं तो यहाँ कुछ संख्याओं का योगफल दिया है, यहाँ भी संख्याओं का योगफल है, यहाँ भी संख्याओं का योगफल है, लेकिन यहाँ किसी बहुभुज के समस्त बाह्य कोणों का योग दिया हुआ है। मतलब डी वाले पॉइंट में कोण के बारे में बताया गया है, तो इस डी के साथ ये 2 मैच होगा। तो डी के साथ 2 हमें एक ही ऑप्शन में देखने को मिलता है, ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी इस प्रकार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम बाकी ऑप्शन को चेक ही नहीं करेंगे। तो इस प्रकार कुछ ही सेकंड में आप इस सवाल को हल कर सकते थे। अगले सवाल में हमें यह व्यंजक हल करना है, तो इसको हम सबसे लास्ट साइड से हल करना शुरू करते हैं। तो आपको यहाँ 49 का वर्गमूल पता होगा। 49 का वर्गमूल होता है 7, और जैसे ही हमें ये 7 प्राप्त होता है, इस 7 को हम इस 29 के साथ जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 36। तो अंडर रूट में यहाँ आ जाएगा 36, और 36 वर्गमूल होता है 6 का, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 6। और जब हम इस 6 को इस 19 के साथ जोड़ते हैं तो हमें मिलता है 25, और 25 वर्गमूल होता है 5 का, तो यहाँ से हमें 5 मिल जाएगा। इसके बाद जब हम इस 5 को इस 11 के साथ जोड़ेंगे तो हमें मिलता है 16, और 16 वर्गमूल होता है 4 का, तो यहाँ से हमें 4 मिल जाएगा। और जैसे ही 4 मिलता है, इस 4 को हम इस 5 के साथ जोड़ देंगे तो हमें मिलता है 9। तो लास्ट में हमारे पास मिलता है वर्गमूल 9, और वर्गमूल 9 का मान होता है 3। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद जो आखिरी सवाल पूछा गया है ये निर्देशांक ज्यामिति से संबंधित है। तो सबसे पहले हम कथन पढ़ लेते हैं। कथन में किसी बिंदु P के बारे में दिया हुआ है और इसका निर्देशांक दिया हुआ है। तो बिंदु P का x निर्देशांक है 0, इसका मतलब ये y एक्सिस पर ही कहीं आएगा जहाँ x वैल्यू 0 होता है, और इसका y निर्देशांक दिया हुआ है -2, तो y में -2 हो जाएगा यहाँ। तो ये हो जाएगा इस बिंदु की स्थिति 0, -2 की। इस बिंदु को हम बिंदु P मान लेते हैं। अब देख लेते हैं कारण। तो कारण में दिया हुआ है x एक्सिस पर स्थित प्रत्येक बिंदु का कोटि शून्य होता है। तो जब हम किसी बिंदु का निर्देशांक x और y के जरिए लिखते हैं तो ये जो x का वैल्यू होता है इसे इसका भुज कहा जाता है, और y को कहा जाता है इसका कोटि। तो जो भी बिंदु x एक्सिस पर होगा मतलब उसका y में कोई भी वैल्यू नहीं होगा और उसकी कोटि हो जाएगी 0। तो x एक्सिस पर स्थित प्रत्येक बिंदु का कोटि शून्य होता है। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ कथन और कारण दोनों सही हो जाएंगे, लेकिन ये जो कारण है इस कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। ये अपने आप में सही है लेकिन इसकी व्याख्या नहीं करता है। तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, जहाँ कथन और कारण दोनों सही हैं लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। तो इसके साथ ही हमने वार्ड बॉय के एग्ज़ाम में पूछे गए गणित के सभी 20 प्रश्नों को हल कर लिया है। अगर आपके कोई सुझाव हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इसी तरह वीडियो के नए अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक और नए वीडियो में।